दुनिया भर के बाजारों से फिर से है मजबूती के संकेत। लगातार 8वें दिन डाउ हरे निशान में और लगातार 5 दिन से हम बना रहे हैं रिकॉर्ड। आज लेकिन है थोड़ी सुस्त शुरुआत के संकेत। क्या कमजोर शुरुआत पर खरीदने के होंगे तुरंत मौके, और क्या रहेगी आज की वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन की स्ट्रेटेजी, इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। क्या कुछ और नए लेवल्स आ सकते हैं या फिर एक्सपायरी का होगा असर? वीकली एक्सपायरी के दिन कैसी रहेगी बाजार की चाल, इस पर लेंगे अनिल जी का भी व्यू। पहले तो अनिल से जान लेते हैं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से लगातार मजबूती के आते दिखे हैं। 8 दिनों से लगातार डाउ तेजस 8 में से 7 दिन, नैस्डैक भी मजबूत रहा है। बिल्कुल 35,000 के पार फाइनली आता हुआ दिखा है। डाउ अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखा। आज है बड़ा दिन। रिलायंस इंडस्ट्रीज में से जियो फाइनेंशियल्स का डीमर्जर होने जा रहा है और इसके लिए 9 से 10 बजे के बीच में एक स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन होगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, और किन प्राइस के आसपास रिलायंस की लिस्टिंग की उम्मीद है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज निफ्टी की दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं, इन्फोसिस और HUL। FMCG कंपनियों के नतीजों के सीजन की शुरुआत करेगा। वह इन्फोसिस देखते हैं अभी तक की IT कंपनी के कमज़ोर नतीजों के ट्रेंड को आगे बढ़ाता है या फिर अपने आप को सबसे अलग करके दिखाता है। तो यह है लिटमस टेस्ट आज इन्फोसिस के लिए। कल आए हुए नतीजों का, कल बाजार बंद होने के बाद वायदा कारोबार की 3 कंपनियों के नतीजे आए थे और आज 7 वायदा कारोबार की और कंपनियों के नतीजे आने वाले। तो भरपूर एक्शन, जितना चाहिए जो चाहिए आपके लिए। चलिए, ये है आपके लिए भरपूर एक्शन जो आज आपको बाजार में दिखने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं अनिल जी। रोज़ हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं, कुछ नई चीज़ों की बात आज भी करनी है। बट एक ट्रेंड जो बरकरार है, डाउ की तेज़ी का, हमारे बाजारों की तेज़ी का। कल भी हमने देखा, कल हालांकि उतनी स्मूथ तेजी नहीं थी जितने बाकी दिनों की रही, बट फिर भी 8 दिन ऊपर बंद हुआ है। कल भी 110 अंक ऊपर ही बंद हुआ है डाउ। थोड़ा नतीजों की वजह से इधर उधर जरूर हुआ था। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8 दिन लगातार बढ़ते हैं और ऊपर से भी घटकर कितना 100, 125, 150 पॉइंट हल्का सा घटा है। फिर भी उसके बावजूद आप 100 पॉइंट ऊपर बंद हो पाए, तो मेरे ख्याल से संकेत मजबूती के हैं। मजे की बात यह दीप कि कल की डाउ की 100 पॉइंट की तेजी भी बड़े काम की है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कल 2 इंटरेस्टिंग चीजें हुई। एक तो लगातार 8वें दिन अमेरिकी बाजार बंद हुए। तो आप ये कहेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, 7 दिन बंद हुए तो 8वें दिन भी तो हो सकते हैं। यस सर, ट्रेंड तो वही है। बिल्कुल है। लेकिन कल है ना, जो बढ़े हैं ना अमेरिकी बाजार, बिना किसी वजह के बढ़े। कल कोई ऐसी खबर थी नहीं अमेरिकी बाजार में, मार्केट मूविंग न्यूज जिसको कहते हैं आप, जो बढ़ा दे या घटा दे बाजार को, है ना, वैसी न्यूज नहीं थी। अगर आपके पास एक डल दिन है जहाँ खबरों का अकाल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने परसों सारे अमेरिका के बड़े रिजल्ट देख लिए, बड़े बड़े बैंकों के रिजल्ट्स आ गए थे ना। करेक्ट। तो कल ऐसे कोई बड़े रिजल्ट थे नहीं मार्केट आवर्स के दौरान। कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं थी कि कोई इकोनॉमिक डेटा आ रहे हो या रिजल्ट आ रहे हो जिसके दम पे आप ऊपर नीचे हो जाओ। तब भी अगर 100 पॉइंट भी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो ट्रेंड के साथ है अमेरिकी बाजार। और आमतौर पर बिना किसी खबर के अगर बाजार हो और 7 दिन तक बढ़े हो तो प्रॉफिट बुकिंग आना बड़ा आसान काम है। हल्की फुल्की आई भी, लेकिन उसके बावजूद बढ़े, तो ये अमेरिकी बाजारों की मजबूती का ट्रेंड दिखाता है, जो कल आपको दिखा कि बिना खबर के बढ़ना। अब आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं नैस्डैक के फ्यूचर्स को देखकर। डाउ फ्यूचर्स तो सुस्त है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ज़माना था डाउ के फ्यूचर्स खराब रहते थे, नैस्डैक मजबूत रहता था। वक्त की बात है, वापस डाउ का टाइम है। डाउ ज़्यादा मजबूत रहता है, नैस्डैक थोड़ा सा कम मजबूत है। मजबूत तो वो भी है। आधा % जो नैस्डैक नीचे आपको दिख रहा है फ्यूचर्स पर। अमेरिकी बाजारों में बाजार बंद होने के बाद 2 नतीजे आए थे, नेटफ्लिक्स के और टेस्ला के। वो दोनों ही रिजल्ट कमज़ोर रहे थे। तो आज थोड़ा बहुत दबाव नैस्डैक में इन 2 रिजल्ट के दम पर दिख सकता है। अगर 8 दिनों के बाद हल्की फुल्की कमजोरी अमेरिकी बाजारों को दिखानी है, फिर रुकना है, तो फिर वो आज का दिन हो सकता है। सो आई थिंक थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ने के पहले 2 बार सोचेंगे। बढ़ेंगे तो सही, सोच के बढ़ेंगे। और सोच के बढ़ने में एक काम और करेंगे, ऊपर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। और तीसरी बात है कि हमारा वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, और वीकली एक्सपायरी के दिन अगर थोड़ा भी अगर है ना दीप ऊपर नीचे ना हो मामला, तो फिर मजा क्या? करेक्ट। नहीं तो फिर हम क्या बार बार बोलेंगे वीकली एक्सपायरी, वीकली। सब ट्रेडर्स बोलेंगे अरे क्या रोज बोलते हो सर आप वीकली एक्सपायरी, कुछ तो होता नहीं। तो थोड़ी वोलेटिलिटी तो होना चाहिए ना, एक्सपायरी रिलेटेड। बात करने के लिए भी मन लगा रहे हैं, आपको भी लगे कि कुछ बड़ा काम है, आज बड़ा दिन है। तो बस वही, और क्या है, बाकी सब ऑल इज वेल। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात कहीं कोई खास बदलाव नहीं, ना डॉलर इंडेक्स में बदलाव है, ना बॉन्ड यील्ड्स में बदलाव है, ना आपके कच्चे तेल में बदलाव है, कुछ नहीं। सोना चांदी सब आराम कर रहे हैं अमेरिका में। 100 पॉइंट ऊपर बिना किसी खास वजह के तेजी कंटिन्यू है।
आज रात को थोड़ा सा दबाव वाला सेशन हो सकता है, स्पेशली नेस्डेक में पोस्ट मार्केट जो रिजल्ट्स आए उनके दम पर, उसके दम पर दैट्स कोई परेशानी वाली बात, दैट्स इट। चलिए बढ़िया है सर, परेशानी तो हमारे लिए भी नहीं होनी चाहिए 5 दिन से तेजी में। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी हमने देखा, यूजुअली वीकली एक्सपायरी, पिछली वीकली एक्सपायरी में भी थोड़ी वॉलिटिलिटी आई थी, फिर फ्राइडे से बाजार फिर से ठीक हो गए। एक्चुअली फ्राइडे ज्यादा बेटर हो रहा है, फ्राइडे को ज्यादा भागते हैं, वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत दबाव दिखाकर फिर फ्राइडे भाग जाते हैं। और अगर रुके भी तो दीप गलत किया है, मुझे बताओ कल 5वां दिन था लगातार जब आपने हाई बनाया दिन के दौरान, क्लोजिंग बेसिस पे आपने मेरे ख्याल से लगातार 4 दिन से आप क्लोजिंग हाई बना रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा मजबूत क्या चाहिए, मतलब बाजार करेक्ट सर 18,800 पार नहीं हो रहा था, जो लगा रहे 2 बार 18,800 गए, करेक्ट सर, नहीं हुआ ना पार, हाँ अब 19,800 है, देखते देखते 1000 पॉइंट ऊपर हुआ। अब कोई 18,800 आएगा इसकी भी बात नहीं करता, अब तो बात ही नहीं है। 18,800 पार करने में पसीने आ रहे थे, अब कोई यही नहीं बोलता कि 18,800 आएगा, यही बाजार है। करेक्ट सर। सो अपना फंडा क्लियर है, ट्रेंड के साथ रहना है, जब तक ट्रेंड मजबूती का है तब तक मजबूती का है, जिस दिन बदलेगा यही बदलेगा, इसी स्क्रीन पे बदलेगा, आपकी आंखों के सामने बदलेगा, और बदलेगा तो हम बताएंगे, सिंपल। मतलब और यहाँ पे मुंबई की भाषा में 1.5 शाना नहीं बनना, 1.5 शाना नहीं बनना। हाँ, मतलब आप क्यों अपना दिमाग लगाना है, ट्रेंड के साथ रहिए, जब चेंज होने के संकेत आएंगे अपने देखेंगे, सामने से देखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि सावधान आपको हर वक्त इस हिसाब से रहना है, कभी भी किसी भी लेवल पे कुछ भी नहीं खरीदना। ये मार्केट बहुत परफेक्ट है, आपको हर रोज आप पिछले 4 दिन से भी देख लीजिए लाइफ हाई बना रहे, लेकिन उसके बावजूद हर रोज आपको दिन के लो लेवल पर एक बहुत बढ़िया मौका देता है। दिन का लो लेवल वही दिखता है जो होना चाहिए लेवल्स के हिसाब से, उसी लेवल से बाजार टर्न लेता है। तो आज भी अपनी स्ट्रेटेजी वही रखनी है, अच्छे लेवल पर आएगा खरीदेंगे, ऊपर के लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे 100% करेंगे। आपको शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छे ग्लोबल बाहर के संकेत थोड़े मिले, अब यूएस 8वें दिन बढ़ा, और क्या अच्छे, इससे क्या अच्छे लोग हैं, चलो थोड़ा नेस्डेक फ्यूचर को मान भी लो, तब भी नेट तो आपके अच्छे संकेत। दूसरा लोकल संकेत चाहिए, लोकल संकेत में आपको 2 तरह के संकेत चाहिए, एक टेक्निकल चाहिए, एक फ्लोज के हिसाब से चाहिए। टेक्निकली लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, ब्लू स्काई जोन में मजबूती है, फ्लोज के हिसाब से कल फिर से एफआई ने बढ़िया खरीदा है, 1165 करोड़ की कैश में खरीदारी है। स्टॉक फ्यूचर्स देखो, स्टॉक फ्यूचर्स 2400 करोड़, ये मैं पूछने वाला था, एक्चुअली मेरा सवाल था ये आया कहाँ से आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स के यहाँ से इतनी जबरदस्त दबा के ले रहे दीप स्टॉक्स में दोनों। देखो आप कल आपने अगर एक चीज नोटिस की तो एफएनओ स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पर बढ़िया डिलीवरेबल्स बाइंग हुई है, और ये एफआईज की तरफ से होती हुई दिख रही है। सो आई थिंक आपके टेक्निकली आप मजबूत हैं, ग्लोबल सपोर्ट है, और आपके एफआईएस के डेटा मजबूत है। अब ऐसे में अगर गिफ्ट निफ्टी बोलता है मैं तो 25 नीचे खुलूंगा, मैं तो बोलूँ 25 छोड़ो ना, आप 50-75 खुल नीचे, जितना तेरी मर्जी है, नीचे खुलेगा खरीदना है, लाल में मिलेगा खरीदना है, सिंपल। और खरीदने के लिए बढ़िया जगह वो मैं आपको बता दूंगा। सो ओवरऑल हमारे मार्केट परफेक्ट है, बाय एंड डिप्स का मार्केट है, अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आज की स्ट्रेटेजी में भी मैंने पहले स्ट्रेटेजी बता दूँ, बाद में ट्रिगर्स बता दूँ। जो मजबूत संकेत चाहिए, ग्लोबल मजबूत है, एफआईएस की खरीदारी की मजबूत है, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी है, और जिन लोगों को शॉर्ट करने का बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है, उनको खाली है कि जब तक 19,300 के नीचे निफ्टी बंद ना हो, जब तक 44,600 के नीचे बंद ना हो, फिलहाल बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। छोटे स्टॉप लॉस आज मैंने अलग से और निकाले और ऊपर की तरफ खींचे, वो डेली स्ट्रेटेजी में आएगा, लेकिन ये पोजिशनली आपकी स्ट्रेटेजी जो है, जो आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्रेड करते हो, महीने भर के लिए व्यू बना के चलते हो, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। और बाकी डेली वालों के लिए भी आज बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। डेली वालों के लिए भी? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, एक्चुअली ऐसा करते हैं सर, एक बार आज स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, फिर रिलायंस पर भी आपकी बात करनी है, आज जो स्पेशल एडजस्टमेंट होगा, कुछ और स्टॉक्स भी बात करेंगे। पहले आज की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव हैं, डीआईएस के संकेत नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार की न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। और यही सेम टू सेम ऐसे के ऐसे कल भी थे। करेक्ट। कल और आज के संकेतों में कोई बदलाव नहीं जी, बदलाव है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेवल्स पे 19,700 19,750 आपके लिए तुरंत प्रभाव से अच्छे सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, और इसी रेंज में ले लेना है, इसी में एक तो एंट्री मार ही दीजिए 19,700 700। अब मूड माहौल देख के ले लेना है भाई, अगर डाउ 100-125 पॉइंट नीचे होने लग जाए तो 700 का इंतजार करें, करेक्ट। और अगर डाउ रिकवर होने लगे तो 750 के आसपास से एंट्री मार लीजिए, राइट। 19,700 750 आपके लिए एंट्री पॉइंट है, इसके नीचे जाएंगे नहीं, अगर गए तो दीप 19,565 19,600 बहुत ही बढ़िया खरीदारी की जगह है, जहाँ पर आपको सारे शॉर्ट्स भी काटने चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए, ठीक है। ऊपर की तरफ
वैसे तो ब्लू स्काई जोन पर, मैं ब्लू स्काई जोन में हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि ऊपर डेटा नहीं है। 19,851 का कल आपने हाई बनाया, उसके ऊपर का डेटा मेरे पास कायदे से होना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आज आपको इंटरेस्टिंग लेवल दे रहा हूँ। 19,850 19,900 आपके लिए ऊपर की जगह, और 19,950 20,000 मुनाफा वसूल लीजिए। अब आप बोलेंगे सर रोज तो ऐसा बोलते हो, आज आपने क्यों चेंज कर दिया? क्यों चेंज किया? या क्योंकि ऊपर डेटा है मेरे पास। अच्छा, अगर टेक्निकल डेटा ना हो, मेरे पास एफएनओ डेटा है। कैसे? 19,900 पर 1 करोड़ कॉल राइटर खड़ा है, तो वहां पर आप रुकेंगे। अच्छा, 19,850 कल का लाइफ हाई है, तो 19,850 से 19,900 आपका पहला रुकावट का जगह हो गया। और स्पेशली अगर लाल निशान में खुल गए तो इस रेंज में एक बार जाके रुकेंगे। अब फोर्स एफआईएस की बाइंग का आया, और जो जनरली आपको सेकंड हाफ से दिखता है, फिर सब लेना शुरू करते हैं, डे हाई की तरफ जाकर बंद होता है। 3 दिन से ये खेल हो रहा है। सुबह सुस्ती, नीचे आता है, लोगों को लगता है आज तो गया, दबा के कॉल बेचो, और एफआईएस आके दिन में धीरे धीरे सुबह जितना मिला दोपहर 1 डेढ़ 2 बजे बाद एक्सीलेटर दबाते हैं, 3:30 तक लेकर जाते हैं। बिल्कुल होता है, यही हो रहा है। आज भी अगर ऐसा होता है, वीकली एक्सपायरी है इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता हूँ कि आज भी ऐसा होगा, लेकिन अगर वो नहीं होती तो अगर आज भी ऐसा होता तो 19,950 20,000 आपके ऊपर का लेवल होगा। अब आप बोलेंगे 20,000 भी ब्लू स्काई जोन है तो कहाँ से आया? 1 करोड़ 30 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स का वहाँ पर है। तो 19,900 20,000 पर कॉल राइटर्स जिस साइज में खड़े हैं, उसके हिसाब से मैंने आज ऊपर के लेवल दिए ब्लू स्काई जोन में होने के बाद। तो ये समझ लीजिए ब्लू स्काई जोन में अगर मैं लेवल नहीं देता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं मेरी मर्जी से नहीं देता, जहाँ निकल के आते हैं वहाँ दे भी देता हूँ। ये आपके लिए लेवल। ठीक है सर, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, बहुत बढ़िया क्रिस्टल के इतने बढ़िया लेवल निकल के आया, मैं क्या बताऊं जी आपको। पहली बार 20,000 की बात करी है सर हमने। हाँ, इससे पहले 20,000 की बात नहीं करी, पहली बार। मतलब डेली वाली स्ट्रेटेजी में तो 20,000 की बात पहली बार की आ गया, नजर में आ गया। अब हमारा डेली वाली, बाकी तो हम कब से बात कर रहे हैं कि हमारा तो 21,000 80 का टारगेट है ही, तो रहना ही रहना है। और बड़ी बात नहीं कि आपको आज इसी साल में आपको आते हुए आराम से दिखे, कोई बड़ी बात नहीं। बचा क्या है वहाँ से? 5-7% ही तो 5-6% है। एनीवे, सो बैंक निफ्टी 45,300 45,450 पहला सपोर्ट जोन है, और आसानी से टूटेगा नहीं। नीचे के लिए एक और रेंज आप नोट करके लेंगे, 45,075 45,225, ये ठीक है। ऊपर की तरफ 45,800 45,900 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 46,000 पर थोड़ा सा इसलिए रुक सकते हैं कि 46,000 पर कॉल राइटर्स थोड़े हैं 40 लाख शेयरों के, तो 46,000 के आसपास की रुका। 45,900 46,000, मेरा ये समझना है आज 45,800 से 46,000 की रेंज में कहीं रुकेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी माफ किया। अब वो 45,900 पे रुकता है, 46,000 पे या 45,800 पे रुक जाता, कहना मुश्किल है, लेकिन ये रेंज है जो हल्की फुल्की रुकावट की है। लेकिन एक बार 46,000 को पार किया तो फिर से बड़े खुले नीले आकाश में पहुंचेगा, और वहाँ शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों और ऊपर लेके जाएगी। और ऊपर जाएंगे, और नहीं, कितने 4-5 और एक नहीं एक नहीं, हाँ। अनेक। पहले एक वो ऐड नहीं आता था, ये मतलब इट्स नॉट कार, इट्स कार, ऐसा गाड़ी। हाँ, मतलब लंबी वाली कार निसान की थी, निसान की, हाँ, ये ऐसे तो और बढ़ेगा नहीं, और हाँ, वैसा होगा, इतना बढ़ेगा। हाँ, 46,000 के ऊपर तो बैंक निफ्टी का खेल ही अलग है। और अगर गलती से दीप आज आखिरी 1 घंटे में 1.5 घंटे में 2 बजे के बाद 46,000 पार किया, मैं पक्का बताता हूँ 2 बजे के पहले नहीं किया तो दब आके 46,000 पे कॉल राइटर बैठेगा। आज अभी 40 लाख शेयर है, ये 2 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ आराम से हो जाएगा। 45,900 पे भी दबा के कॉल राइटिंग होगी। और अगर वो जो ट्रैप हुआ तो आज याद रखना, अगर 46,000 2 बजे के बाद पार करके निकलता है और कॉल राइटिंग ट्रैप होती है तो फिर 46,300 400 तक खींच दे तो बड़ी बात नहीं। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग होगी ना, आज ही एक्सपायरी है, ऑप्शन राइटर आज ही बैठा हुआ है शॉर्ट करके, उसको काटना आज ही पड़ेगा। करेक्ट, कल के लिए भी वेट नहीं कर एग्जैक्टली, वो दिक्कत है। तो इसलिए आज बैंक निफ्टी के मूवमेंट पे नजर रखिए। हालांकि बड़ा एम्बिशियस है, 300 पॉइंट ऑलरेडी आप वहां से दूर है, लेकिन 46,000 अपने लिए मेक और ब्रेक ले, और जब तक 46,000 ना टूटे 45,900 46,000 की रेंज में आप बेचो तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप बेचो आराम से, बेचो आराम से। लेकिन बिना डिसिप्लिन के ट्रेड नहीं लेना आज, ओके, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, बड़े डेटा है, बड़े डेटा के हिसाब से आपको जैसे मैं 20,000 के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना वापस से। 20,000 बड़ा लेवल है, आसानी से नहीं पार होगा। 46,000 बड़ा लेवल है, आसानी से नहीं पार होगा, लेकिन पार हो गया तो फिर आपको शॉर्ट रहना नहीं। वो ध्यान, कुछ लेवल ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, और जो पार करे तो एक बार दिल पे पत्थर रख के शॉर्ट काट लेने चाहिए। ये 2 लेवल वैसे ही हैं। ठीक है, समझ गया, गॉट इट सर। ओके, तो डेटा सर, एफआईएस की पोजीशन, पुट कॉल रेशियो ठीक है, कोई खास चेंज नहीं है। पुट कॉल रेशियो में देखो दीप आपके
निफ्टी में आपका आया है पुट कोलेशन 1.34, कोई बदलाव नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 0.99 से बढ़कर 1.12 आया, क्योंकि 250 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा था। ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आपका 70% पे एफआईएस की पोजीशन थोड़ा सा बढ़ा है, नहीं हुई है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा ही, और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी सेम है, 70% पर हुई है। 3-4 सेशन से इन्होंने बदली नहीं है, एग्जैक्टली उसी 70, 71, 69 वहीं पर रख रहे हैं सर। ठीक है, क्या करना है मौजूदा पोजीशन के साथ? आज थोड़े से स्टॉप लॉस ऊपर खींचे छोटे के, वीकली एक्सपायरी की वजह मुझे ज़्यादा रिस्क देनी नहीं है आपको। एक वो है, और एक दूसरा रिलायंस का एडजस्टमेंट है। रिलायंस के एडजस्टमेंट को कैसे मार्केट लेता मुझे पता नहीं। तो इस हिसाब से वैसे तो कायदे से देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये कि रिलायंस में से जो भी प्री ओपनिंग सेशन में रिलायंस की प्राइस आएगी वो इंडेक्स का वेट हो जाएगा, बचा हुआ वैल्यू आपका जियो का हो जाएगा, जियो फाइनेंस का। तो उस हिसाब से उसी वेट को आप लेके चलेंगे तो कोई इंडेक्स में बदलाव होना नहीं है। करेक्ट। जब जियो लिस्ट होगा तब की तब देखी जाएगी, राइट। सो आई थिंक ऐसे होना नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बार ऐसी चीज हो रही है तो हम क्यों फालतू में वो मतलब 30 मार खा रहे हैं। जब होगा जैसा होगा देखेंगे। ठीक है, क्या कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, हमारे लिए भी पहली बार वो चीज़ है। करेक्ट। सो लेट्स सी, बट इन एनी केस बाकी स्टॉप लॉसेज आज मैंने छोटे किए। इंट्राडे निफ्टी का स्टॉप लॉस 19,650 है, क्लोजिंग बेसिस पे 19,550 है। करेक्ट। तो हम 19,400 से स्टॉप लॉस को खींचकर 19,550 पे ले आए। ये रहे। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 19,275 है, और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 45,000 का, सॉरी 45,275 है, और क्लोजिंग बेसिस पे 45,000 का है। और दीप, अगर किसी को बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है तो वो 45,400 का भी लगा सकता है। अगर आपको एकदम छोटा रखना हो तो 45,400 का रखो, डीप रखना है तो 45,000 का रखो। इंट्राडे वाला ये 45,275 ठीक है। ठीक है सर। शॉर्ट साइड पर 19,851 के पार निकलते नया हाई बनेगा, लेकिन हमेशा मैं रोज स्टॉप लॉस आपको उस हाई का देता हूँ। आज थोड़ा ऊपर का 19,900 का है, क्योंकि 19,900 पे कॉल लेटर खड़ा है दबा के, सो वो आसानी से पार करने नहीं देगा, तो इसलिए आज 19,900। ठीक है। बैंक निफ्टी 45,900 का हाई आपने बनाया है। इंट्राडे का स्टॉप लॉस 46,000 होगा। क्लोजिंग कल आपको लाइफ हाई क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में, भले इंट्राडे में ना बनाओ। आज अगर 30 पॉइंट और ऊपर बंद हो जाता है 45,700, शॉर्ट काट लीजिए। ठीक है, गॉट इट। नई पोजीशन सर। खरीदे निफ्टी 19,700 750 हमारी फेवरेट जगह। 650 का होगा आपका स्टॉप लॉस, तेजी करिए। टारगेट 800, 825, 850 तीन छोटे टारगेट हैं। 900 का अगला टारगेट। 20,000 तक के लेवल होते हैं, आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ तक इसको ट्रेल करते चलिए। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। बेचने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, और एक तरीका तो ये है कि आपको 19,500 के नीचे जब निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तब आपको बेचना है। तो हमने स्टॉप लॉस जो इमीडिएट शॉर्ट सेलर, देखिए 19,300 के नीचे ओपनिंग स्ट्रेटेजी में कहा था, वहाँ से आपको अगर कमजोरी सोचनी है, लेकिन जिनको शॉर्ट ट्रिगर करना ही है वो 19,500 है। 19,500 के नज़दीक आपको अगर नीचे जाना शुरू करे तो वहाँ आपका पहला शॉर्ट सिग्नल आएगा, जो डे ट्रेडर टाइप के या एक आध दो दिन के लिए ट्रेड करते हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर 19,500 तो टूटने के चांस अभी दिख नहीं रहे, करेक्ट, और आपको बेचने ही है कि नहीं मैं तो बेचूंगा ही बेचूंगा, बिना बेचे मेरे को तो खाना भी नहीं पाता, तो मैं 20,000 के आसपास जब आए तो वहाँ बेची। 20,000 के आसपास। अब 19,950 बेचना है कि 20,000 बेचना है, वो उस समय डिसाइड करिए। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। सिंपल चीज है, हमारा काम डायरेक्शन लेवल देने का है। अब देखो, कोच तो कोच ही रहेगा, खेलना तो प्लेयर को जाके मैदान में। करेक्ट सर। हम खाली ये बता सकते हैं भाई ऐसी बोला है तो ऐसा मारना, वैसी बोला है तो वैसा मारना। करेक्ट, राइट। बैट तो आप ही को चलाना है। ठीक है ना जी। हाँ, सो 20,000 के आसपास मूड माहौल देख के वहाँ आप शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। है ना, इंटरेस्टिंग स्टडी आज, बड़ी इंटरेस्टिंग। दोनों तरफ के देखो, अब मजा आएगा आज के। अब जो स्ट्रेटजी बन रही है, और जो दीप लोग है ना ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, उनको इसी तरह के लेवल्स चाहिए। यस सर। कहाँ क्या ट्रेड इनिशिएट कर, बाकी तो एल्गो आजकल इतने कि सब आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात है। करेक्ट सर। ये आपके लिए एक्शनेबल है। बैंक निफ्टी 45,300 45,450 परफेक्ट रेंज है, जहाँ पर आए तो एंट्री करिए 2-3 टुकड़ों में, आराम से खरीदिए। स्टॉप लॉस मैं बहुत दूर का दे रहा हूँ आपको 45,000 का, क्योंकि मुझे पता है अगर आप दूर का नहीं लगाना चाहें तो आप 45,250 भी लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा जी। लेकिन 45,000 का लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया, एक ट्रिगर भी नहीं होगा, वापस रिकवर होकर आपको ऊपर के जो लेवल आपको चाहिए 45,550 650 दो छोटे लेवल है, 700 800 दो मीडियम लेवल, और 45,900 तक के बड़े लेवल दिखा देगा, ताकि आपको प्रॉफिट बन जाए। ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय 45,250 जो मैंने स्टॉप लॉस बोला है छोटा वाला, वहाँ लगा कर खरीद सकते हैं। 45,800 900 46,000 तीन छोटे लेवल हैं,
और 46,000 के ऊपर निकला तो बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में, फिर आपको काटना नहीं है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है और जहाँ से रिवर्सल मिले वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। 46,000 के ऊपर दिवाली वाली फायरवर्क्स जो आतिशबाजी दिवाली में दिखती है ना, वैसी वाली होगी 46,000 के ऊपर। 46,000 के ऊपर अगर आज हुआ तो, अगर आज हुआ, कल हुआ तो नहीं होगी, कल हुआ तो नहीं होगा, कल ऐसे नहीं भागे। आज शॉर्ट रहेंगे ना, वीकली एक्सपायरी है, किस दिन होता है मुहूर्त, इसीलिए तो देखा जाता है, बाकी तो सेम ही है ना, हर रोज सुबह सूरज उगता है, हर रोज शाम को ढल जाता है, नया क्या है मुहूर्त तो आज अगर 46,000 पार होता तो उसके लिए आज बहुत बढ़िया मुहूर्त है, बहुत बढ़िया मुहूर्त, मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज का दिन अच्छा है, क्योंकि फिर शॉर्ट कवर क्या होता है, आज ही जो वीकली एक्सपायरी वाले 2-2 करोड़ शेयर खड़े होंगे अभी आपको कॉल राइटर्स, कटना आज ही है, करेक्ट, क्या करोगे आप, क्या करोगे, सबको लगता है कॉल बेच दो या पुट बेच दो, पैसा इजीली बन जाए, लेकिन बड़ा मुंह आ गया तो फिर उसके बाद जो आपाधापी मचेगी, पहले मैं काटूं टाइप्स, उसका मजा अलग है। ठीक है सर। आइए, जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी शॉक फरमाएं, 45,900 46,000 के आसपास एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच सकते हैं। 6 स्टॉप लॉस 46,100 का डाल दीजिए आप। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे वो नीचे की तरफ 45,700, 650 और 550 तीन छोटे टारगेट, 450, 402 मीडियम टारगेट, 350, 300 फाइनल टारगेट के लिए आपको करना है थैंक यू बैंक निफ्टी को ऊपर के लेवल में। गॉट इट, डन, आई एम डन, हो गया। बैन लिस्ट बढ़ गई है, जो कल हम बात कर रहे थे, पॉलीकैप बैन में आ गया है, आ गया फाइनली, आ गया, 2 दिन में 10-11% भाग गया, बैन में आ गया। एल&टी फाइनेंस जो आज नतीजों पर रिएक्ट करेगा बैन में है, और फिर आरबीएल, डेल्टा, मन्नापुरम और इंडिया बुल्स, ये तो बैन में बने हुए। तो 6 स्टॉक्स हैं आज वायदा कारोबार के बैन, 6 में से 3 एनबीएफसी हैं, एल&टी फाइनेंस, मन्नापुरम, आईबी हाउसिंग, वेरी गुड। और उसमें से एल&टी फाइनेंस और नतीजों पर भी रिएक्ट करेगा। नतीजों की बात करें उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार? वायदा कारोबार में दीप एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 19,800 के पुट पर 1 करोड़ शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 7 लाख शेयर, और 19,800 के कॉल पर भी 50 लाख है, तो खुलते ही पहला सपोर्ट तो 19,800 पे ही ले लेगा, 19,833 पे, तो 30-35 पॉइंट अगर नीचे खुले ना तो पहला सपोर्ट तो वही ले लेगा। तो कमजोरी आपको 19,800 के नीचे, अगर 19,799 हो तो आप ये मानना कि 1 पॉइंट कमजोर है, उसके पहले कमजोर सोचना ही मत, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, राइट। और 19,900 के ऊपर निकले तो फ्रेश मजबूती है। सो 19,800 से 19,900 वो खुला मैदान है, नो ट्रेड जोन है, गोल होगा नहीं, इधर से उधर बॉल पास करते रहो बस, ऐसा। सो 19,800 19,900 आप क्लियर, ठीक है। एफएनओ सॉरी बैंक निफ्टी 45,500, 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर में 45,700 45,800 की रेंज में 36-37 लाख शेयर है, तो 45,500 के नीचे से कमजोर होना शुरू होगा, 45,800 के ऊपर से मजबूत होना शुरू होगा। बैंक निफ्टी भी लगता है कि इस 300 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करने के मूड में रहेगा, जिधर निकलेगा उस पर बड़ा मूव देखेंगे, ये एफएनओ डेटा बता रहे हैं। गॉट इट सर, चलिए ये है आपके पूरा एक्शन इंटरेस्टिंग रहेगा। आइए स्टॉक्स की बात करें, पहले नतीजों पर, रिलायंस बात कर ले पहले, चलिए पहले मैं सोचा नतीजे खत्म करके फिर एक बार नतीजे कर लेते हैं, फिर रिलायंस की बात करेंगे। नतीजों पर क्या भी हो अनिल जी का लेते हैं। पहले तो आज स्टॉक ऑफ द डे एक भी नहीं है, उसका रीजन ये कि कोई भी रिजल्ट के बेसिस पे या वैसे खबर के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्टॉक बहुत ऊपर या बहुत नीचे होने जैसा, नहीं खास नंबर्स नहीं, बड़े मुंह वाला नहीं है, इसलिए मैंने 3 रिजल्ट रिव्यू डाले, तीनों एफएनओ के जो स्टॉक्स आए कल बाजार बंद होने के बाद। पहला है आपका एल&टी फाइनेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हर एक पैरामीटर पे बहुत तगड़ी और दमदार परफॉर्मेंस आई है, कोई डाउट ही नहीं है। रिटेल सेगमेंट की जो ग्रोथ है अमेजिंग है, कमाल की है, और मतलब लगभग डिसबर्समेंट रिटेल के 25% बढ़े हैं, बुक साइज उनकी 34% बढ़कर आई है, रिटेल के जो मार्जिन्स हैं वो भी मजबूत है, 12.25% के आसपास, तो हर एक लिहाज से नंबर्स बहुत मजबूत है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तिमाही दर तिमाही और सुधर कर आई है, तो आप घुमा फिरा कर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर एक लेवल से देख लें, नंबर्स आपको पसंद आएंगे। नंबर्स तो पसंद आएंगे, समस्या क्या है? समस्या है कि एक तो स्टॉक ऑलरेडी आज एफएनओ बैन में आ गया, और दूसरा है कि पिछले 3 महीनों में पिछले रिजल्ट से अब तक लगभग 50% बढ़ चुका है। हाँ, अब उसमें बढ़ने में एक रीजन ये भी था कि इनके वो सीईओ साहब बदले थे, तो उस वजह से भी लोग थोड़े अति उत्साहित हुए थे। अब वो नंबर में पहला नंबर है, हालांकि इस परफॉर्मेंस में उनका योगदान कम रहा होगा, तो अभी आए हैं, लेकिन नंबर्स बहुत दमदार है, तो अब और कितना बढ़ सकता है मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से 138-140 की रेंज ऊपर की इसकी दिखती है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बैन में है, नया ट्रेड कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने बाय सेल सीधा दिया नहीं है। ठीक है, करेक्ट। दूसरा कैन फिन होम्स
नंबर्स वैसे अच्छे हैं कैन फिनॉर्म्स के भी, नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट दोनों ही उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एसेट क्वालिटी ढीली होती हुई दिखी। ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े से तिमाही दर तिमाही एनपीए हल्के से बढ़े हैं। स्टॉक यहाँ पर भी मामला वही है कि 3 महीने में 47% बढ़ा हुआ है स्टॉक, तो अच्छी नतीजे काफ़ी हद तक प्राइस में है। नंबर्स खराब नहीं दिखेंगे, लेकिन हो सकता है 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे की रेंज में रहकर वो खत्म कर दे, इसलिए क्लियर कट इसमें खरीदारी का बेचने का रुझान नहीं है। नीचे 780 सपोर्ट है, ऊपर में 830 हल्की फुल्की रुकावट है, उसको पार करेगा तो फिर मजबूत होगा। तो 830 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता, ये आपको देखना है। 830 के नज़दीक रेजिस्टेंस है, तो इसलिए अगर वो पार किया तो फिर बढ़िया मजबूत हो जाएगा। और तीसरा स्टॉक जो हमारा फेवरेट है, टाटा कम्युनिकेशंस, ये है नंबर्स दमदार, शानदार, बेहतरीन हर एक पैरामीटर पे। डेटा रेवेन्यू जिसके दम पर आपको टाटा कम्युनिकेशन को जज करना है, मैं पिछले क्वार्टर में भी बोल रहा था, 2 क्वार्टर से कि थोड़े थोड़े संकेत आना शुरू हो गए कि इसकी ग्रोथ मजबूत है। अगर 1-2 क्वार्टर टाटा कम्युनिकेशन ने ये दिखा दिया तो लोग भरोसा करने लगेंगे, और ये भरोसा करने लायक नंबर है। क्योंकि डेटा बिजनेस का रेवेन्यू दीप साल दर साल 17% बढ़कर आया, जो कि किसी भी लिहाज से बहुत बढ़िया ग्रोथ कही जाएगी। 80-82% इनका कारोबार है जो डेटा रेवेन्यू से आता है, एग्जैक्टली डेटा बिजनेस से आता है। सो आई थिंक नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। अब थोड़ा सा ऑपरेशनल लेवल पर मार्जिन जो 21.5% हल्के से मिस हैं, हल्के से, वो भी कितना 1.25% के आसपास, और उसकी वजह ये है दीप कि ये जो मिस है, उस मिस होने की वजह है कि थोड़े ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं जी। बट इस वक्त मुझे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस से 0.5% के मार्जिन से चिंता नहीं है, मुझे डेटा बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, वो मुझे मिला है। तो मेरा जो टाटा कम्युनिकेशन पे पूरा भरोसा है, इन नंबर्स को देख के बाद मेरा भरोसा बढ़ता है। स्टॉक आज चले नहीं चले वो इंपॉर्टेंट नहीं है। Correct. मेरे लिए तो वो वेल्थ क्रिएशन वाला स्टॉक है, टॉप पिक्स में है, 5 साल के लिए लेने वाला स्टॉक। इसको मुझे प्राइस के टारगेट से लेना ही नहीं, मुझे टाइम के टारगेट से लेना है। और मैं फिर कहूँगा, अगर टाटा कम्युनिकेशन निफ्टी में नहीं आया तो मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा। इस साल आए, अगले साल आए, 3 साल बाद फ्यूचर आए। निफ्टी स्टॉक है ये इस स्टॉक को खराब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। राइट। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां आप सही वक्त पर सही जगह हैं, सही पेरेंटेज हैं, आपको खराब करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा करने के लिए आपके पास नॉर्मल करते हैं, तो वो टाटा कम्युनिकेशन उस स्पेस में आ गया है। सो आई थिंक देखते हैं, थोड़ा इसमें भी मामला वही है कि 3 महीने में स्टॉक 35% बढ़ा दी, साल भर में 62%। अब हमारी पिक तो है। अच्छा, आज एक चीज और इंटरेस्टिंग है, तीनों ही रिजल्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, तीनों के कॉन कॉल आज होने वाले हैं। तो ये कॉन कॉल के बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि मैनेजमेंट कितना मजबूत साउंड करता है, कितना क्या। समझो टाटा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ने फाड़ के बोल दिया एकदम कि हम तो तोड़फोड़ कर ही देंगे, ये तो कुछ नहीं छुआ, तो आप देखो फिर पकड़ में। और अगर कोशिश रहते हैं कि ग्लोबली ये वो अच्छा चल रहा है अभी तक, ठीक है, लेकिन हम अफलातून तरीके से नहीं बढ़ेंगे, तो फिर स्टॉक ऑलरेडी 35% बढ़ा। तो कॉल उसके बाद में लीजिए, एक बार कॉन कॉल को सुनने के बाद। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए नतीजों की भी पूरी एनालिसिस अनिल जी की तरफ से। अब बात करते हैं आज की जो बड़ी हेडलाइन है सर, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एडजस्टमेंट होने वाला है, 1:1 का डीमर्जर है, बट ये जो प्राइस डिस्कवरी होगी, स्पेशल सेशन है 9 से 10 के बीच में, क्या कुछ हो सकता है? आप फेयर वैल्यू कहाँ देख रहे हैं सर? कल 2840 पे बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई के आसपास रिलायंस बंद होता हुआ दिखा है। अब अलग अलग अंदाज है दीप, लोग 150 से 200 रुपए का फेयर वैल्यूएशन मान के चलते हैं जियो फाइनेंशियल का। तो कायदे से उस हिसाब से 150 से 200 रुपए नीचे आपका लिस्ट होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अब उसमें एक चीज जो है इंटरेस्टिंग हुई है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी का वो प्राइस लेते हैं डिस्काउंट वगैरह करके, तो उससे कम पे लिस्ट होना चाहिए रिलायंस। मतलब अगर आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट लेंगे तो फिर आपके लिए मामला ऐसा है कि अब वो 20% 30% कितना वैल्यूएशन का डिस्काउंट, यूजुअली 30% चलता है, तो वो है। तो उस हिसाब से अब मेरे हिसाब से 125, 150, 200 रुपए के रेंज में थोड़ा डिस्काउंट ले। कुछ अति उत्साहित लोग ये भी मान रहे हैं कि 250 रुपए तक का डिस्काउंट हो जाएगा। कुछ लोग जो ज़्यादा बुलिश हैं वो 200 रुपए के आसपास की वैल्यू मान रहे हैं, और कुछ फॉर्मूला से जो निकल कर आ रही मेरे ख्याल से कोई 135 का निकाल रहे हैं, कोई 180 का निकाल रहे हैं, कोई तो अलग अलग है। तो
अगर मान लें कि 200 फेयर वैल्यू जियो फाइनेंशियल की आती है और उस पे फिर 30% डिस्काउंट कर लो, तो फिर आप 250 के आसपास, 250 वैसे निकल आता है, यानी कि 2600 के आसपास लिस्ट होना चाहिए। ओके, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है 2600 के आसपास 2650 लिस्ट हो सकता है, इससे नीचे तो नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट गिन के भी आप करोगे तो 2650 तक लिस्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट मैं कोई फिलहाल गैस नहीं करना चाहता, और वैसे भी 9 से 10 के बीच में मैं समझा दूँ कि आज होगा क्या। 2600 से 2600 सॉरी आज कल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एक्सपायर हो गए, 9 से 10 के बीच में आपका प्री ओपनिंग सेशन होगा। जो 10 बजे प्राइस आएगी वो प्राइस आपकी रिलायंस की ओपनिंग प्राइस हो जाएगी। रिलायंस में उसके बाद ट्रेड आपके बाद में शुरू होते हुए दिखेंगे। कुछ मेरे ख्याल से रिलायंस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट भी आया है, शायद नूपुर के पास है मेरे ख्याल से। नूपुर, कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास इस पर? सर उन्होंने एक्विजिशन कॉस्ट दिया 4.68% है, तो अगर वो कल के एडजस्टमेंट से करेंगे तो फेयर वैल्यू 133 रुपीज़ के आसपास आ रही है एक्विजिशन कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन अल्टीमेटली तो मार्केट क्या प्राइस देता है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्राइस बेस प्राइस एक तरह से वो बता रहे कि 133 है, यानी कि आप ये समझ लो उससे ज़्यादा, यानी कि 2700 के नीचे तो वैसे देखा जाए तो नहीं लिस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट और बढ़ाते हो तो हो सकता है आप 2650 2700 के बीच में लिस्ट हो। तो मेरा वही समझना है कि नीचे में 2600, ऊपर में 2700, इस रेंज में कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश करेगा रिलायंस, वैसा है। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा रिलायंस का एक्शन। देखते हैं कहाँ लिस्ट होता है, बट एट वर्स्ट 200-250 रुपये नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा की वीकनेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और वो फिक्स प्राइस हो जाएगा फिर आपका जियो फाइनेंशियल का। तो जैसा अनिल जी ने कहा, इंडेक्स के लिहाज से इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स देखते हैं 9 से 10 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आइए फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की खबरों की, नतीजों की और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन की। अरमान नुपुर और आशीष हमारे साथ हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। जी गुड मॉर्निंग। नतीजे, कई सारे नतीजे हैं आज भी। अगर आप निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस के नतीजे हैं। F&O में कोफोर्ज, हेवल्स इंडिया, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, दालमिया भारत, इंडिया मार्ट इंटरमेश ऐसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। इंडिया मार्ट इंटरमेश बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो है बायबैक पर भी जो विचार किया जाएगा। TTK हेल्थ केयर, यहाँ पर डीलिस्टिंग ऑफर जो है वो ओपन होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है TCS में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 9 का, और SCL टेक्नोलॉजीज जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 10 का। IPO अपडेट्स की बात करें तो नेटवेब टेक, जहाँ पे जो IPO का है वो बंद होता हुआ दिखा है और बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। टोटल अगर आप देखें लगभग 90.6 टाइम्स जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा लगभग 221 गुना बढ़ा है। रिटेल का हिस्सा भी अगर आप देखें तो 19.5 टाइम्स के आसपास है, और NII का अगर आप देखें तो लगभग 83 गुना जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा नतीजे और ट्रिगर्स और साथ ही IPO अपडेट। नुपुर, आपके पास बताएं कौन से नतीजे? बिल्कुल, नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं हडसन एग्रो, जहाँ पे कंपनी की आय करीबन 7% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 33.5% आपको यहाँ पर ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन में इनफैक्ट एक्सपैंड हुए, 9% के मार्जिन अब 11% के होते हुए दिखे, और मुनाफा भी 54% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो हडसन एग्रो अच्छी परफॉर्मेंस के चलते आज फोकस में रहने वाला है। आलोक इंडस्ट्रीज पे देखें तो कमजोर नतीजे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। कंपनी की आय करीबन 29% घटकर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 70% की गिरावट यहाँ पर भी नजर आ रही है। मार्जिन 1% से नीचे गिरते हुए दिखे, और लॉस इस बार कंपनी का बढ़कर आया, 140 करोड़ से बढ़कर 226 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कंपनी की आय बिल्कुल फ्लैट आपको ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखे तो 21% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। मार्जिन भी 10.5% के से बढ़कर इस बार 13% के मार्जिन आए, और मुनाफा भी देखे तो 16% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखा रहा है। KCP शुगर पे भी आज ध्यान में नजर रखना है, क्योंकि घाटे से मुनाफे में कंपनी आ चुकी है। कंपनी की आय करीबन 30% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 11 करोड़ के आसपास आते दिखा है, जो पिछले साल बिल्कुल मिनिमम था, और मार्जिन भी देखे तो 11.5% के आते हुए नजर आए। फेडरल बैंक पे भी आज नजर रखनी, क्योंकि QIP का जो फ्लोर प्राइस है वो 132 रुपये के आसपास तय किया गया है। 19 जुलाई को इशू जो प्राइस है वो उसके लिए बोर्ड बैठक होने वाली, तो फेडरल बैंक आज फिर से फोकस में रहने वाला है। श्री सीमेंट, जहां पे जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है। श्री सीमेंट का जो कॉर्पोरेट मंत्रालय है उनकी तरफ से लेटर आया है कि रिलेटेड पार्टी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आरोप है उसके लिए उन्हें आदेश मिलता हुआ भी दिखा है। साथ ही साथ एक और खबर आती हुई दिखी है श्री सीमेंट की तरफ से, जहां पे ये कहा गया, जहां पे कंपनी की तरफ से ये बयान आया कि वो सांगी सीमेंट को खरीदने के लिए अब बोली नहीं लगाने वाले। कंपनी का जो फोकस है वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पर ही रहने वाला है, तो श्री सीमेंट पर भी आज फोकस रहने वाला है।
ओके, तो ये है आपके लिए श्री सीमेंट। हमारी खबर पर मोहर भी लगती हुई दिखिए, देखते हैं क्या रिएक्शन स्टॉक में आएगा। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कॉनकॉर पर ध्यान रखें क्योंकि ये एफ से अब बाहर जो है नहीं होगा। एनएससी ने स्टॉक को एफ से बाहर करने का जो फैसला है वो वापस लिया है, क्योंकि आईबीसी फ्रेमवर्क और सर्विलेंस से बाहर होने के चलते स्टॉक को जो है एफ में शामिल जो है रखा जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर अगर बात करें यूएसएफडी ने प्री अप्रूवल और अगर आप देखें जीएमपी जाँच पूरी की है, और ये आंध्र प्रदेश में जो एक इनका प्लांट है वहाँ पर ये जाँच पूरी करते हुए दिखे हैं और बिना किसी आपत्ति के जाँच पूरी होती हुई दिखी है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, यहाँ पर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता हुआ दिखा है। ग्रीनफील्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए MEIL, जो कि अगर आप देखें मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड है, को कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है। लगभग अगर आप देखें 395 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने दिया है। PNC इंफ्राटेक, यहाँ पर कंपनी ने NHIA के साथ 3 नए हेम प्रोजेक्ट्स के लिए जो है कंसेशन करार किया है, और ये जो प्रोजेक्ट है उसकी कुल कीमत अगर आप देखें तो 3,264 करोड़ के आसपास जो है वो आती है, और ये सभी प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो इनको 24 महीनों के भीतर जो है पूरा करना होगा। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान ने कंपनी के जो दिए गए LOA है उसे कैंसिल कर दिया है, और ये जो उन्होंने LOA लिया था वो कंसोर्शियम के तहत लिया था, जिसमें TCIL के साथ जो इन्होंने कंसोर्शियम किया था, और अब ये LOA कैंसिल होने पर जो कंपनी का ये कहना है कि उनके अन्य बिजनेस आय पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, और इसके लिए जो कानूनी सलाह है वो भी वो ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की बात करें तो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्प, जो कि अगर आप देखें जेटको से कंपनी को स्टॉप डील का नोटिस मिला है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि वो 3 साल तक जो है कोई डील जो है नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें अंत में प्रमोटर फंड एक्शन की बात करें तो बल्ड डील्स में प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, यहाँ पर दिलीप कुमार लखी साहब ने लगभग 1.25 लाख शेयर्स, और गिरधर लाल लखी साहब ने लगभग 96,000 शेयर्स जो हैं वो बेचते हुए दिखे हैं, और दोनों ये अगर आप देखें तो प्रमोटर कैटेगरी में नहीं है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और थोड़ा फंड एक्शन। आइए जानते हैं ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर। FIR, मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रहे हैं आज के। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो रिजल्ट्स में कैनफिन होम्स यहाँ पर आज आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 818 की क्लोजिंग है, हालांकि 640 का ही टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि जो मुनाफा है इनके अनुमान से 9% बेहतर देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इनकी कम हुई है, इसका भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला है। जेफरीज देखिए तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, और कंपेरेटिवली ज़्यादा बुलिश है क्योंकि खरीदारी की राय दे रहे हैं 850 के लक्ष्य के लिए, और इन्होंने भी यही माना कि मुनाफा जो इनके अनुमान से 7% बेहतर देखने को मिला। क्रेडिट कॉस्ट अगर सीक्वेंशियली देखें तो 14 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली, तो एक एडेड पॉजिटिव है। L&T फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखेंगे। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 105 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा आया है वो इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला। 105 का टारगेट है, लेकिन 133 की क्लोजिंग चल रही है। न्यूजन सॉफ्टवेयर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, और जो लक्ष्य है इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी की है, 680 से बढ़ाकर 860 कर दिया है, 717 की क्लोजिंग चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज सबकी नजरें। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 3210 के लक्ष्य के लिए, और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है, 2860 रुपये का लक्ष्य दिया है। हीरो मोटोकॉर्प CLSA का अगर आप देखें तो थोड़ा सा व्यू बदल रहा है धीरे धीरे। पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अब रिड्यूस की रेटिंग दिया, यानी रेटिंग को अपग्रेड किया है, लेकिन जो टारगेट है उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, 2708 से बढ़ाकर 3142 कर दिया है, हालांकि 3100 के करीब तो ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है। टाटा मोटर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यूके में एक बड़ा प्लांट लगाने के चलते खबरों में है स्टॉक। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 621 की क्लोजिंग, 711 का टारगेट। और अंत में इप्का लैब्स, यहाँ पर नोमेरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, और जो लक्ष्य 911 से घटाकर 866 कर दिया है, 795 की क्लोजिंग चल रही है, लेकिन मान रहे हैं कि आगे FY23 में जो एक लोअर बेस था इसका बेनिफिट FY24 में देखने को मिल सकता है। तो अर्निंग्स ऐसी रहेंगी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार, और वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द डे लेने का। देखो कौन कौन आ चुका है। बंसल जी आ गए, कुणाल जी आ गए, सेठी साहब भी आ गए, सुमित जी भी आ गए। सुमित जी, इतना मुस्कुराने की क्या वजह है? ऐसा मतलब आप आ गए तो इतना स्माइल करेंगे सुबह सुबह? नहीं अनिल जी, मॉर्निंग स्माइल के साथ बहुत अच्छी होती है। हाँ। और अनिल जी, मैं मॉर्निंग हो, ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, हर वक्त स्माइल पे रहता हूं। अगर आज निफ्टी 20,000 के ऊपर बंद ना हो तो बेकार है, मतलब मार्केट। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, सुमित जी सबसे पहले आए। हाँ।
सुमित जी गुड मैं मॉर्निंग। पूछने वाला था खुश इसलिए कि ट्रैफिक में आज अटके नहीं नहीं, आज मेरे को लगता है गए नहीं होंगे ना हाँ, घर पे, गए होते तो वापस नहीं आ पाते इतनी जल्दी। गुड मॉर्निंग सुमित जी। वैसे बारिश जबरदस्त है। हाँ। मतलब कल तो शाम से लेकर पूरी रात भर इतनी बारिश थी कि पूछिए मत। मतलब खतरनाक वाली बारिश, वो आवाज करके साए साए वाली है, हवा भी बारिश भी दोनों ही जरूरी। भयंकर वाली बारिश है। और आज तो बड़ा अलर्ट भी है, मुंबई, स्कूल्स भी बंद महाराष्ट्र, है ठाणे, रायगढ़ सब जगह स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं। और सब लोगों को बोला है कि भाई शांति बनाए रखें, घर में रहें, जरूरत हो तो ही बाहर। कल पहली बार इस सीजन की मुंबई में लोकल ट्रेन्स भी थोड़ी कल पहली बार बंद हुई है। यस सर। ऐसा तो चलिए सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया बारिश है, इसके लिए ट्रैफिक भी कम है, रोड्स पे एकदम खाली खाली सा दिख रहा था। बट मार्केट्स के अंदर तेजी जारी रहनी चाहिए। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो बाय साइड का स्टॉक है। 640 638 के आसपास कल का क्लोजिंग है। स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील, JSPL। जिंदल स्टील के अंदर यहां से ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 635 नीचे में सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा। 635 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 660 670 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 625 रहेगा। 625 के स्टॉप लॉस से JSPL में खरीदारी करें 660 और 670 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट। आइए बंसल जी का भी किया जाए स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी आज अर्ली मॉर्निंग दो पुराने मतलब कि बहुत सालों बाद जेंटलमैन मिले, उन्होंने आपको और कुणाल जी को रिगार्ड्स दिया अनिल जी। और जिस तरीके से उन्होंने कुणाल जी का नाम लिया, मेरे ख्याल से इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत से नाम मैंने कभी उनका सुना नहीं है जितनी इज्जत आज उनको सुबह सुबह मिली अनिल जी। बहुत बढ़िया कुणाल जी, बधाई हो आपको। बंसल जी अब थोड़े अलग अलग वैरायटी के लोगों से भी मिलना शुरू कर चुके हैं। नाम तो पहले से आप मिल नहीं रहे थे, कुणाल जी का नाम तो वो कब से है, जब से सूरज चांद है। बंसल जी धन्यवाद कुणाल जी की तरफ से भी। बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा पीवीआर काफी बढ़िया लग रहा है। टेक्निकली एक रिवर्सल का एक प्रबल दावेदार है। 1439 के राउंड की क्लोजिंग है, थोड़ा सा नीचे मिले 1425 1430 के राउंड तो खरीदारी की राय है। 1400 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1504 का टारगेट। ओके 1425 तक मिले तो और भी बढ़िया, और खरीदारी करें पीवीआर में, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज बहुत अच्छे हैं, हालांकि पोस्ट मार्केट यूएस में जो नतीजे हैं थोड़े ढीले ढाले, उसके कारण से थोड़ा वो तेजी को थोड़ा ब्रेक लगा। बट घबराने की कुछ नहीं है। हमारे बाजार में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गिरावट के साथ निफ्टी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, बट लेने का ही मौका है। अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो एक होटल स्टॉक है, इंडियन होटल्स, जो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। कई बार मैंने इसको निचले लेवल से रिकमेंड किया हुआ है। होटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी जैसे इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे, उसमें IPL सीजन था तो उसकी एक जबरदस्त डिमांड रही है। उसके अलावा G20 के समिट्स चारों तरफ हो रहे हैं, उसका फायदा है। फिर वेडिंग सीजन, हॉलिडे सीजन, और आने वाले क्वार्टर्स में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में, तो उसका भी एक फायदा होना है। मुझे लगता है, हालांकि पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत अच्छे तोड़फोड़ नतीजे आ रहे हैं होटल सेक्टर से, इस क्वार्टर के भी नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, और वहां से मैंने लीडर को पिक किया, इंडियन होटल्स को। इसमें आज के लिए खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 410, स्टॉप लॉस ऑफ 395। ओके तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदा है HPCL यानी कि हिंद पेट्रोलियम, जिस पे हमने कल एक बड़ा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा, और मुझे लगता है आज भी इसमें तेजी कायम रहेगी। तो हिंद पेट्रो बाय करके चलें। 292 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 292 रुपए पर। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 308 रुपए का, 308 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 315 का। तो 308 315 के टारगेट के लिए HPCL में खरीदारी करें। ओके तो ये है आपके लिए HPCL, कल पिक ऑफ द डे के तौर पर भी कुणाल जी राकेश जी ने दिया था, और आज भी यही स्टॉक आपके लिए फिर से खरीदारी करने के लिए आज से। आइए बढ़ते आगे और सेठी साहब से जानते कुछ उनकी पसंद के कुछ और शेयर, क्योंकि सेठी साहब को वायदा करो में एक तो पिक ऑफ द डे है ये, लेकिन उसके अलावा सेठी साहब बताएं और क्या क्या पसंद है आपको। हाँ बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक देना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक है आफ्टर इंडियन होटल्स, स्टॉक का नाम है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें खरीदारी करने की सलाह। कल 64 के लेवल्स पे बंद हुआ है, 66 का टारगेट है।
और 62.5 का स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस अच्छा कर रहा है और कल भी हमने फ्रैग एंड में देखा एक अच्छी मोमेंटम, अच्छी स्ट्रेंथ बैंकिंग स्टॉक्स में थी। मुझे लगता है कंटिन्यू होना चाहिए इस स्टॉक में और आज के लिए खरीदारी करने की सलाह। तीसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। कल 1644 पे बंद हुआ। इसमें आज के लिए टारगेट है 1675 के, स्टॉप लॉस रखना है 1625 का। चौथा स्टॉक आज खबरों में है, डॉक्टर रेड्डीज पे खरीदारी करने की सलाह है। 5221 के लेवल्स पे बंद हुआ है। आज जो इसको यूएस एफडीए से एक इनके आंध्र प्रदेश के एक प्लांट पे क्लीन चिट मिला है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। तो 5320 का आज का टारगेट है, 5190 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक आपका पसंदीदा स्टॉक अनिल जी, डीएलएफ पे खरीदारी करने की सलाह है। कल ये स्टॉक 501 पे बंद हुआ है। रियल एस्टेट एज ए सेक्टर अच्छा लगता है और फिर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं इस कंपनी के साथ। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। 510 का आज का टारगेट, 495 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए पिक्स जो सेठी साहब की तरफ से। पीएनबी 64 में खरीदे, 62.5 का स्टॉप लॉस और 66 का टारगेट, ये पीएनबी के लिए। बजाज फिनसर्व आपको खरीदना है 1644 रुपये के आसपास, 1625 का स्टॉप लॉस, 1675 का टारगेट होगा। डॉक्टर रेड्डीज 5221 के आसपास खरीदना है, 5190 का स्टॉप लॉस है और 5320 के टारगेट। डॉक्टर रेड्डीज के लिए कुछ खबरें भी आती हुई दिखी है, वो भी हम आपको बताएंगे। इनकी प्लांट का एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था यूएसएफडी की तरफ से, कोई आपत्ति नहीं मिली। ओह थैंक गॉड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, और डीएलएफ 510 का टारगेट, 495 के टारगेट। ये 4 बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फिर बात कर ली जाए। आज नतीजों पर भी कुछ स्टॉक्स रिएक्ट करने वाले हैं, साथ ही हम खबरों का भी एक्शन कई सारे काउंटर्स पर देख ही रहे हैं। नतीजों की बात करें, हैटसन एग्रो, एक बार सेठी साहब आपसे इस पर भी राय लेना चाहूंगा। अच्छी परफॉर्मेंस है, आय 7% बढ़ी है, मुनाफा 54% बढ़ा है, कामकाजी तौर पर बढ़िया मूव रही है, 33% एबिटा बढ़ा है और मार्जिन भी देखिए 8.8% के 11.1% पर आए। कोई राय रखते हैं सर इस पर? बिल्कुल दीपांशु, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और जो नतीजे आए इस क्वार्टर के बहुत ही दमदार शानदार नतीजे हैं और मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट बिल्कुल देखा जाना चाहिए। आज स्टॉक अच्छा करना चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह करंट लेवल्स पे, तो बाकी गिरावट पे खरीदारी करने का ध्यान रखें। आपके लिए हैटसन एग्रो, जिस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिनोलेक्स, यहाँ पर भी आप नतीजों का रिएक्शन देखने वाले हैं और नतीजे यहाँ पर थोड़े ठीक ठाक आते हुए दिखे हैं। फिनोलेक्स की बात करें, रेवेन्यू थोड़ा फ्लैट रहा है और 1% गिर कर आया, बट मुनाफा 16% बढ़ा है, एबिटा 21% बढ़ा है और मार्जिन भी 10.6% के ऑलमोस्ट 13% होकर आए हैं। कुणाल जी, एक बार जरा राय देंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए इस चार्ट के लिए सर? देखिए, बहुत ज़बरदस्त एक अपमूव हमने चार्ट पर आता हुआ देखा अब दीपांशु, और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स स्टॉक में बिल्कुल मुमकिन है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस चार्ट पर 188 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि जब वो लेवल्स पार होंगे तब आपको एक क्लियर डायरेक्शन इमर्ज होते हुए नजर आएगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है वेट एंड वॉच करें। एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 175 रुपए के आसपास और होल्ड करने की राय। सेठी साहब, एक राय फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर आपसे भी सर, कोई व्यू इस कंपनी पे? नहीं, अगेन दीपांशु एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है और जो नतीजे भी है, नतीजे अच्छे ही लग रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। एक लॉन्ग टर्म का एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है जिसको बिल्कुल एक अगर किसी ने लिया हुआ तो मीडियम से लंबे अवधि के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। देखते हैं ये भी काउंटर कैसे आपको मूव करते हुए दिखेगा। फेडरल बैंक, इन्होंने QIP लॉन्च किया है। QIP का फ्लोट प्राइस 132.6 है। कल के प्राइस से देखें तो थोड़े से डिस्काउंट पर ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट नहीं है, बट देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। 24 तारीख को इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। कल हल्का मूव भी इस पर आती हुई दिखी थी। सुबह जी, फेडरल बैंक रिसेंटली सुर्खियों में भी रहा है, क्या राय बनती है सर इसके चार्ट पे? दीपांशु देखो, इसके अंदर थोड़ा पोजिशनल नजरिया लेना पड़ेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई, गिरावट के बाद वापस से खरीदारी भी आई। अब स्टॉक का इमीडिएट ऊपर में हडल जो बन रहा है वो 138-140 के पास बन रहा है। ये लेवल टूटने के बाद स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा और फिर 150 से 155 रुपए तक के लेवल पोजिशनल तौर पे फेडरल बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर छोटा मोटा डीप आता है 130 तक, तो लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है और थोड़ा सा पेशेंस रख के स्टॉक को होल्ड करें। 140 का लेवल टूटने के बाद 150 से 155 तक के लेवल आने वाले कुछ ही हफ्तों में स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक, डिप पर खरीदारी करने की सलाह बनी रहेगी। इस पर एक्शन में ये काउंटर आ भी सकता है।
देखते हैं कैसी मूव फेडरल आपको दिखाएगा। श्री सीमेंट, हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। कंपनी ने माना है कि कॉर्पोरेट मंत्रालय की तरफ से इन्हें एक इंस्पेक्शन लेटर मिला है। पहले आईटी संबंधित एक रेड हुई थी, अब एमसीए की भी इन्हें इंस्पेक्शन लेटर मिला है। साथ ही खबर आ रही है कि सांगी सीमेंट को खरीदने के लिए ये बोली नहीं लगाएंगे। इनका फोकस अब ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पर रहेगा। श्री सीमेंट, एक बार बंसल जी आपसे चार्ट पर राय लेना चाहूंगा। कल थोड़ा फ्लैट था, बट कंपनी मान रही है कि एमसीए की तरफ से इंस्पेक्शन लेटर जारी हुआ है इनके खिलाफ। दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है और जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, अगर इस लेटर के चलते, एक्सेप्टेंस के चलते, न्यूज़ के स्टॉक नीचे में मिलता है 22,500 रुपये के अराउंड मिलता है, नीचे करेक्शन आती है तो खरीदना चाहिए। जिनके पास है बना रहना चाहिए। स्ट्रक्चर ठीक है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। ओके, तो ये है आपके लिए बाय ऑन डिप्स की राय आती हुई दिख रही है श्री सीमेंट पर। देखते हैं आज इस खबर के बाद कैसा रिएक्शन इस पर आएगा। और सांगी सीमेंट के लिए बोली नहीं भी लगा रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कॉनकॉर के लिए भी आया है। कंटेनर कॉर्पोरेशन 14 तारीख को सर्कुलर आया था कि ये एफएनओ से बाहर हो जाएगा अक्टूबर सीरीज से। अब नया सर्कुलर आया है कि ये एफएनओ से बाहर नहीं जा रहा है, एफएनओ में बना रहेगा। कुणाल जी जरा देखें, कॉनकॉर कल हल्की बढ़त के साथ पॉजिटिव बंद हुआ 685 686 के लेवल पर। एफएनओ का हिस्सा बना रहेगा, बाहर नहीं जाने वाला है कॉनकॉर। देखिए, ट्रेंड अच्छा है दीपांशु। मुझे एक हर्डल 700 रुपये के आसपास नज़र आती है और 690 के आसपास बंद हुआ है, तो 700 का लेवल जो है ये इमीडिएट क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। और 700 अगर स्टॉक निकाल जाता है तो मुझे लगता है कि 750 755 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी होल्ड करने की राय है। मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस रख लें और स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। इसमें 750 तक के लक्ष्य मुमकिन है। 750 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, नजर रखिए कॉनकॉर पर। व्यू आप जरा बना के रखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर भी। यहाँ पर थोड़ी खबर आ रही है, एक नई फैसिलिटी लगाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हालांकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत है, बट सेठी साहब रिसेंटली थोड़ा एक्साइटमेंट बना भी था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर। कुछ नए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं ईवी स्पेस में। क्या राय रखते हैं सर ओलेक्ट्रा ग्रीन पर आप? बिल्कुल दीपांशु, इस पे थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं, बहुत बड़ी अच्छी तेजी हुई है पिछले कुछ दिनों में। जब से इनको वो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला, स्टॉक के 850 900 के लेवल से आज 1300 के लेवल्स पे आ गया। हालांकि आज की ये जो खबरें, इतने दिनों से इतनी अच्छी तेजी हुई है तो फिर उसके बाद थोड़ा प्रेशर देखा जा रहा है। और आज ये जो खबरें हैं, ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा बाजार उसको पसंद तो नहीं करता, बट एक अच्छे बुल रन में है ये स्टॉक और एक अच्छे सेगमेंट में है जहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी और अपसाइड आने वाले दिनों में आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन 1300 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर